बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। प्रोग्राम इशू ऑफ द डे के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा चौधरी और आप देख रहे हैं गल्फ पाकिस्तान। आज की टॉप स्टोरी है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की पाकिस्तानी करप्शन के खिलाफ जारी करदा रिपोर्ट। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सदारती निज़ाम के पीछे खलाई मखलूक है, और साथ साथ हम बात करेंगे कि PTM 23 मार्च को इस्लामाबाद में भी आएगी। ये कहना है मौलाना फजलुर रहमान का। इन तमाम सवालात के जवाबात जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़िया निगार इकबाल शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। इकबाल साहब, जैसे कि आप जानते हैं इशू ऑफ द डे आज क्या है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया है, एक रिपोर्ट उसने जारी किया है कि पाकिस्तान की जो करप्शन है वो मज़ीद ऊपर चली गई है। आपकी क्या राय है इस हवाले से? अच्छा, बात ये दुरुस्त है क्योंकि इस किस्म के अदारे सर्वे करते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। मुस्लिम सर्वे पाकिस्तान में होते रहते हैं और कई दफ़ा ये अच्छे अदारे भी हैं, रिकगनाइज्ड हैं। लेकिन जो तरक्की पजीर मुल्क हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान जिस जोग्राफियाई पोजीशन में है, यहाँ सर्वे कोई गैर जानबदार नहीं कभी माने गए। आमतौर पर आप देखते हैं कि भाई जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इस रेटिंग में चला गया, और आज सुबह से आप सारे चैनल को देख रहे हैं तो किसी की हाइप क्रिएट हुई है। जी जी। और ख़ास तौर पर एक मखसूस चैनल और मखसूस सियासी पार्टियाँ कर रही हैं कि ये भी इमरान खान की हुकूमत जो आई थी कि भी करप्शन को ख़त्म करने की, इसके दौर में यानी 16 पॉइंट ऊपर चली गई। लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरे पास रिपोर्ट मौजूद है इस वक्त 1997 से लेके आज तक कि इससे भी बड़े बदतर हालात रहे। और ये एक उनका एक तरीकाकार होता है। जिस तरह आपने देखा कि अगर पाकिस्तान को FATF में रखना था तो पाकिस्तान में उन्होंने एक ऐसे इशूज़ को उठाया, चाइल्ड लेबर को उठाया, यानी पोल्यूशन को उठाया, मनी लॉन्ड्रिंग को उठाया। भी अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो जाती कहाँ है? आप देखेंगे तकरीबन अमेरिका, स्विट्जरलैंड और लंदन में ख़ास तौर पर जितने भी गरीब और तरक्की पजीर मुल्कों के सरबराहान होते हैं वो उन मुल्कों में करप्शन करके उनके बैंकों में पैसा जमा कराते हैं। होना तो ये चाहिए कि वो वहाँ जाकर चेक करें और वो उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अभी हम FATF से नहीं निकले और ये नई चीज़ लेकिन चलो इस पर ही बात कर लेते हैं कि कहाँ हुई है। ये बात दुरुस्त है कि करप्शन पाकिस्तान में कभी भी ख़त्म नहीं हुई। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बैड गवर्नेंस इस हुकूमत की तो कोई कह नहीं सकता कि नहीं है। वो ये है कि जो पब्लिक डीलिंग के डिपार्टमेंट हैं, जहाँ इन पब्लिक को काम पड़ते हैं, वो आप कह सकते हैं कि पुलिस है, रेवेन्यू है, हेल्थ है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA है, इस तरह के अदारे, उनमें आदमी का इस वक्त मॉनिटरिंग हुकूमत की बड़ी कमज़ोर है और साबका हुकूमत की काफ़ी शाबाश की बेहतर थी। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि इमरान खान की हम बात करते हैं कि उसकी हुकूमत में तो 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद बख्तार हैं और सिंध में इस वक्त 14वां साल चल रहा है पीपल पार्टी को। उसकी करप्शन को भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। इस तरह बलूचिस्तान को रखना पड़ेगा। पंजाब में और KPK में चलो PTI की हुकूमत है। इसको मैं जानबदार कह सकता हूँ, गैर जानबदार नहीं कहता, क्योंकि अभी मेरे साथ मैं देख रहा था कि अभी जब हमारे दोस्त में प्रोग्राम आए हुए थे कि वो कह रहे थे जी नून लीग का दौर अच्छा था, पीपल पार्टी का दौर अच्छा था। तो आप देखिए 1997 में उन्होंने जो इसी जो है ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ने 52 कंट्रीज का सर्वे किया। उसमें 48 जो थे ना, उसमें आप कह सकते हैं कि हमारा नंबर 48 में है। इसका मतलब सिर्फ 4 लोग हमसे नीचे थे बिल्कुल। उस रेशियो से अगर आज लगाया जाए तो 180 में से 140 है। ठीक होगा। वो बदतर दौर था। उससे भी आगे 1997 में 98 में 85 का सर्वे किया गया, वहाँ 71 पे नंबर था। तो ये ऐसा है, ये कुछ मकासद उनके होते हैं और ये है कि बाहर इसको एक अलार्मिंग पोजीशन लेनी चाहिए। सियासी पार्टियों को इसका हल तलाश करना चाहिए। बस क्रिटिसाइज करने से तो कुछ नहीं होगा। इस वक्त बैड गवर्नेंस की ये है कि अगर सपोज किसी इदारे में कोई करप्शन हो रही है और वो इस तरह की हो रही है कि आपको नुकसान हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा, उसमें मैं ले रहा हूँ या मेरा काम जो है आप ले रही, तो वो मैन टू मैन है। ये मेगा प्रोजेक्ट में नहीं है जो मैटर करे। मेगा प्रोजेक्ट्स को कहते हैं कि अगर कमो बेश एक पूरा अदारा भी छोटे मुलाजम करप्शन कर रहे हों तो वो मैक्सिमम क्या 2 बिलियन के कर लेंगे। और आप उसको ये कह सकते हैं कि एक भी जो बाहर के मुल्कों में कोई इंपोर्ट हो रही है, जिस तरह इस गवर्नमेंट के दौर में ये LNG को बर वक्त मुआहदा नहीं किया गया, उसको करप्शन इस सूरत में कहेंगे बेशक किसी ने पैसा ना खाया हो तो बर वक्त फैसला नहीं हुआ। या मसलन पेट्रोल के ज़माने में जब सस्ता हुआ तो उन्होंने स्टोर नहीं किया। इस तरह जैसे फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र या गंदम है, उसको यानी एक्सपोर्ट
کی جا سکتی تھی لیکن اسمگلنگ ہو رہی ہے، تو فرٹیلائزر ہے اس کو امپورٹ نہیں کیا گیا. تو یہ بات درست ہے، جسے کہ بیڈ گورننس کہہ سکتے ہیں. اور کرپشن جو ہے یہ ہمارے ملک کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش ہے. کرپشن دوسرے ملکوں میں بھی ہے، بالکل ہوتی ہے شاہد صاحب. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی حکومت ہے اس نے آنے سے پہلے یہ کہا تھا کہ میں 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا. یہی بات ہوئی تھی اور اس کا سب سے بڑا دعویٰ بھی یہی تھا کہ میں سب سے پہلے کرپشن کو ختم کروں گا. لیکن اسی کے دور میں جو حکمران یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم کروں گا وہ بھی 90 دن میں، اسی کے دور میں جو کرپشن ہے وہ تو پھر اپنے سارے ریکارڈ توڑتی جا رہی ہے. یہ بات کہنے کو بڑی آسان ہے، کیونکہ یا تو یہاں بادشاہ ہے تو کہ جب کوئی کرپٹ آدمی پکڑا جائے اسے گلے میں رسا ڈالا اور اسے پھانسی دے دی. یہاں نہیں ہے، یہاں باقاعدہ عدالتی نظام ہے. آپ نے دیکھا کہ جب جو شوگر مافیا کا ایک کمیشن بنا تھا تو شوگر مافیا نے کورٹ سے اسٹے لے لیا اور 67 یعنی روپیز پر کے جی جو جہانگیر ترین نے چینی جو ٹیلر اسٹور پر خود بیچی ریکویسٹ کر کے. اس نے کہا جی میں 1 روپیہ یا 2 روپیہ رعایت دے رہا ہوں تاکہ بھی اس کو لوگوں کو ملے، میں پیٹ لے لوں. لیکن کورٹس نے اسٹے دے کے اتنا لمبا کیا کہ پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا، پھر سپریم کورٹ نے دیا، پھر سندھ ہائی کورٹ میں، جب تک چینی 100 نہیں ہوگی. ہمارے ملک میں یہ جو مافیاز ہیں یہ بڑے بڑے وکلاء کو، ہم یہی احتیاط سے بات کر سکتے ہیں، بڑے بڑے وکلاء کو کہہ کے عدالتوں سے اسٹے لے لیتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ 1 بلین ایلیگیشن تو آ گیا کہ 1 بلین روپے کی کرپشن ہوئی ہے، لیکن ہوئی کیسے ہے؟ یعنی گورنمنٹ جو ہے وہ اگر کرنا بھی چاہے تو وہ درمیان میں جو ہے عدالتوں سے لوگ اسٹے لے لیتے ہیں. اس وقت کوئی ریکوری نہیں ہو رہی. جس طرح اپوزیشن کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہے اور کرپشن کے کیسز ہیں، ٹی ٹیز کے ہیں. تو جب مخالف پارٹیاں کہتی ہیں اس حکومت کے خلاف، خاص طور پر مسلم لیگ نون کے یا زرداری صاحب 11 سال کے بعد جیل سے چھوٹ گئے، میرے سے کوئی ثابت نہیں ہوا، 11 سال اگر کیس چلیں گے تو گواہ بھی مر جاتے ہیں، ریکارڈ ضائع ہو جاتا ہے، حکومت بدل جاتی ہے. تو یہ پاکستان کے عدالتی نظام پر بھی سروے ہوا تھا، اس میں بھی ہم ماشاءاللہ 122 نمبر پر آئے ہیں، یعنی 128 میں 122 نمبر پر آئے. تو وہ بھی ہم کم از کم میں نہیں مانتا، میں پاکستانی عدالتوں کا یہ احترام کرتا ہوں کہ سروے فرق کوئی مائنڈ سیٹ کے طور پر کیا جاتا ہے. کون سے پیرامیٹر کیے گئے ہیں، کیا اس میں جو چیزیں اس وقت ہم 140 نمبر کے اوپر آئے ہیں اس میں بنگلہ دیش بھی ہم سے پیچھے ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بنگلہ دیش کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہم سے پیچھے تک کرپٹ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اس کو اس میں رکھا گیا ہے فار سم ریزن. حالانکہ بنگلہ دیش اس وقت اکانومی میں بڑی گروتھ کر رہی ہے. یہ پاکستان جیسے ملکوں کو جس کے ہمسائے افغانستان ہو، جس کا دشمن انڈیا ہو، جس کا امریکہ کے ساتھ مستقل پھڈا ہو، جس نے روس کو نکالا ہو، تو یہ جو انٹرنیشنل ادارے ہوتے ہیں یہ بھی کوئی اتنا زیادہ لوگ نہیں ہوتے. اور اس میں خاص طور پر پچھلے دور میں تھے ایک تھے عادل، یعنی ان کا نام تھا عادل گیلانی، یہ پاکستان کے نمائندہ تھے. اب حیران رہیں گے کہ کسی گورنمنٹ نے ان کو مینیج کیا اور اچھی رپورٹ بنوائی، سروے انہوں نے کرنا تھا اور اس کا سروے میں اس کو سجیر لگا دیا. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کرپشن ہے. جو کرپشن کے خلاف سروے کر رہے ہیں وہ خود بینیفیشری ہے. بالکل ایسے ہے. تو ہمیشہ یہ ہے کہ اس کو اور پیرائے میں گورنمنٹ کو لینا چاہیے. بہرحال ایک رپورٹ تو اس پر اسے غور کرنا چاہیے. اگر غور نہیں کریں گے تو ان کا یہ نعرہ جو ہے کہ ٹرانسپیرنسی کا، انصاف کا، تو لوگوں کو ڈیلیور کرنے کا، وہ بالکل ختم ہو جائے. شاہد صاحب آپ بات کر لیتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے جو ہے وہ ابھی بیان دیا اور ان کے بیان نے کافی تہلکہ مچا دیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ صدارتی نظام کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ مولانا فضل الرحمان کے بیان سے تہلکہ کوئی نہیں مچتا، کیونکہ وہ ایک کہتے ہیں کہ بھی اپنے کو سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. آپ نے دیکھے اس سے پہلے بھی اسلام آباد آئے تھے اور اتفاق ایسا ہے کہ جب یوم پاکستان ہے 23 مارچ قرارداد پاکستان ہے، اس کے دن کی مناسبت سے اسلام آباد میں ہمیشہ سے ہی پریڈ ہوتی ہے. بالکل وہ ہیوی پریڈ ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس میں مثلا پاکستان تقریباً اپنی دنیا کو دکھاتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کس قسم کے اسلحہ ہیں. پھر اس میں دوسرے ملکوں کے مہمان ہمارے آتے ہیں. ایک ملک کا وزیر اعظم آ رہے ہیں اور OIC کے کم و بیش وزرائے خارجہ کو ملا کے 40-45 مہمان ہمارے آ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ یہ اختلافات اپنی جگہ، ان کو عمران خان کا فیس پسند نہیں اور بڑے طریقے ہیں. ان کی اس سے پہلے بھی اسلام آباد آ کے بیٹھ کے چلے گئے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب این وہی انہوں نے ٹائم 23 مارچ رکھا ہے. حالانکہ گورنمنٹ نے کہا ہے کہ اس دن تمام راستے بند ہوں گے، تمام ٹینک اس میں موجود ہوں گے، مہمان آئے ہوں گے. لیکن ان کا یہ ریئیکشنری ان کا بیان یہ ہے کہ جب عمران خان نے وہاں دھرنا دیا تھا تو اس وقت چائنا کا پرائم منسٹر آ رہا تھا. ہم نے اس سے کہا اٹھ جاؤ، یہ نہیں اٹھا.
यहाँ तो नेशनल सोच नहीं है किसी की. उस वक्त इमरान खान को भी उठना चाहिए था, अब इनको भी नहीं आना चाहिए ताकि मुल्क आपको फेस हो. और दूसरा ये है, आप देखें कि मौलाना फजल रहमान जब खलाई मखलूक का नाम लेते हैं तो जो उन्होंने 6 मरबे ज़मीन अलाट करवाई हुई है GHQ से, और फिर वो ललकारते भी हैं, उन्होंने मदरसे बनाए हुए हैं. तकरीबन 2300 मदरसा है उनका, 3500 टोटल पाकिस्तान में है. तो वो फंड कहाँ से आते हैं? खलाई मखलूकों से. बिल्कुल, बाकी फंडिंग भी होगी. ऐसे ही जाहिर सी बात है. मदरसे तो कोई एक मदरसा नहीं चला सकता. बिल्कुल. तो जब वो कहते हैं जी अगर नायब मुझे पकड़ने या नोटिस आएगी तो वो मैं उनको निपट लूँगा, वो हिम्मत ही नहीं है. यानी आप देखिए वो हर चीज़ से टकराना चाहते हैं. ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान, इनके बुजुर्गों ने बनने की मुखालफत की थी. इनसे पाकिस्तानी कौम को अवेयर रहना चाहिए. ये कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं 3 दफ़ा, और तीनों दफ़ा इन्होंने स्वाय पैसे लेने का कख नहीं किया. कोई ऐसी किसी जगह पर रिकॉर्ड में नहीं है. अब वो ऐसी जो मेंबरान हैं, जब वो यहाँ आके कश्मीर की बात करते हैं, अफगानिस्तान की जो बात करते हैं, जहाँ मैंने गंदम भिजवाई हमने, हमारे वो भाई हैं, बुरा वक्त उनके ऊपर आया हुआ है, उस ऐन दौरान फजल रहमान जैसे लोगों का आना तो समझ में आता है कि वो उनका तो एजेंडा ये है कि एनपी भी आ सकती है. लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग को नहीं जाना चाहिए था. पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ये तो क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान बनाने वाली जमात है, भले आगे कितनी भी ये ग्रुप बन गए हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. पीपल पार्टी को वो कह रहे हैं आए, तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि वो नहीं जाएंगे. अगर PDM जो है, PDM के पास अफरादी कुव्वत नहीं है, स्टेट पावर नहीं है, सिर्फ मौलाना फजल रहमान के पास मदरसों के स्टूडेंट हैं. हैरान कुन बात है कि पूरी दुनिया में, बल्कि सऊदी अरब में भी ये एलिमेंट ख़त्म हो गया है. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ यानी कह सकते हैं कि मजहबी इस किस्म के लोगों ने इस मुआशरे को यरगमाल बनाया हुआ है. आप मुझे बताइए, मदरसों में जो लोग बच्चे पढ़ने आते हैं उन्हें रोज़ी रोटी वहाँ खानी होती है. अच्छा, वो उनको क्या पता कौन सी हुकूमत है. और पिछली दफ़ा जब वो आए थे तो लोगों ने इंटरव्यू किया हमारे चैनल में, तो क्यों आए, उसने कहा हमें तो नहीं पता, हमें तो मौलवी साहब ले गया. मजहब को सियासत के नाम पे यूज वजह ये है कि ये पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किलों से हासिल किया. बल्कि आज मैं देख रहा था कि वीडियो मौलाना मौदूदी साहब के बेटे की, फारूक हैदर मौदूदी की, वो कह रहा था पाकिस्तान तो हमारी गलती थी बनाया. उसने कहा नहीं, आप तो कह रहे थे कि आपके वालिद की गलती थी. कहते मेरी भी गलती है, मैं भी नहीं आना चाहता था. फिर आप पाकिस्तान क्यों आए? उन्होंने कहा हमारा ज़रा पाकिस्तान के नज़दीक हमारा वो गाँव मिलता था. अंदाज़ा करें ये लोग पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह की साजिशें करते हैं. उसके देखते भी है कि हिंदुस्तान में के साथ जूते पड़ रहे हैं ऐसे इस किस्म के एलिमेंट को. और बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है बेचारे अच्छे मुसलमानों की. वहाँ मतलब किसी को, मैं आपको बल्कि याद आ गया कि 62 फेडरल मिनिस्टर हैं इस वक्त इंडिया में, उनमें एक भी मुसलमान नहीं है. एक स्टेट मिनिस्टर है. मुझे बताइए कि यहाँ आप पाकिस्तान बना है, कितने आप मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरीज हैं, CSP हैं, PCS हैं, कारोबार कर रहे हैं. और सिर्फ शाहिद इकबाल साहब, ओहदों की बात नहीं है, वहाँ पे आप अपने मजहबी अकायद के मुताबिक ज़िंदगी भी नहीं गुजार सकते. अगर हम सिर्फ उसी पहलू को मद्देनजर रखें तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान हासिल करने की वजह से हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए. बल्कि मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि ये जो लोग थे कि वहाँ क्यों नहीं जाते, चल जा सकते हैं. और वहाँ अगर जाएँ तो यहाँ देखें कि जिस बंदे ने 2.5 मन की बोरी आटे की मजदूरी करी, कंध उठाई होगी अपनी पीठ के ऊपर, और हिंदू की दुकान पर मजदूरी कर रहा है, मुसलमान होगा अक्सरियत में. बिल्कुल ऐसा तो इनको कोई शर्म ही नहीं आती पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करते हुए. तमाम किसी जिसका खाते हैं उसी इसमें तो हम किसी आदमी को माफ़ नहीं करते कि कोई भी बंदा अगर पाकिस्तान के खिलाफ बात करता है वो हमारा दुश्मन है. और जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो ज़ाहिर पाकिस्तानी कौम का दुश्मन है. तो ये इस वक्त तक तो यही है कि वो करेंगे. मेरे प्रोग्राम में बता रहे थे कि हम सुबह के टाइम जाएंगे, शाम को टाइम जाएंगे. तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी बुरी हरकत है. और इसके बाद किया जा सकता था. अब अगर आपका बड़ी स्टेट पावर है, अगर तो नो कॉन्फिडेंस लाएं, रिजाइन दें असेंबली में, नो कॉन्फिडेंस इमरान खान के खिलाफ लाएं. वो आपके पास सदात पूरी नहीं होती. जब उन्होंने बिल पास करवाना होता है वो करवा लेते हैं. आप लोग जानबूझ के गैर हाजिर होते हैं. फिर आप कहते हैं खिलाई मखलूक ने वो गायब कर दिया. आप अपने बंदों को पहले उनसे बात करें कि भी आपके जो लोग MNA हैं वो असम्बली में जब सेशन होता है, हुकूमत आप कहते हैं बिल को बुलडोज करके पास करवाती है, तो आप फिर वहाँ गैर हाजिर क्यों होते हैं? ये असल में के मतलब एक ही शेर है कि हैं कवाकब कुछ नजर आते हैं कुछ और देते हैं धोखा, ये बाजीगर खुला. ऐसा ही है. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया. जी, तो नाज़रीन, प्रोग्राम इशू ऑफ द डे में आज के जो इशू थे उनको हमने डिस्कस किया. मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा. अभी के लिए अपनी मेज़बान रमशा चौधरी को दीजिए इजाज़त. आप देखते रहिए गल्फ पाकिस्तान. खुदा हाफिज़.